पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या टीवी ड्रामा, यानी पर्दा स्क्रीन पे आपको जो अदाकार नज़र आते हैं, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो, उसके पीछे भी बेशुमार लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, या ख़ास तौर पर जो देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी के मेरे उस्ताद मोहतरम, यानी इसमें बिल्कुल दूसरी राय नहीं है कि मुझे इन्होंने यानी उंगली पकड़ कर अगर मैं कहूँ चलना सिखाया इस दुनिया में तो गलत ना होगा। अमीन इकबाल। अमीन इकबाल के साथ मेरा जो रिश्ता है दोस्ती का, वो तकरीबन उसे 20 साल हो गए। बहुत पहले, 20 साल पहले हमने एक ड्रामा कहीं तुम कहीं हम, हाँ, या मोहब्बत अब नहीं होती, कहीं तुम कहीं हम, कहीं तुम कहीं हम, वहाँ से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था। इनके मुतालिक जो दूसरी ज़रूरी बात है वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन ये कोई डायलॉग या कोई बिल्कुल एग्जैजुरेशन नहीं है कि इस शख्स में मैंने पहाड़ जैसा हौसला देखा। बेशुमार हमारे वो जो है ना वाक़यात ज़िंदगी के, नशीब व फराज के, उनसे बिल्कुल यानी किताबें लिखी जा सकती हैं, इतना लंबा हमारा सफ़र है। स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने जब बास्केटबॉल अमीन भाई ने खेलना शुरू किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ठप्पा अगर ये ज़मीन पे बॉल का लगाते थे तो 2 कलाबाजियाँ भी साथ लगाते थे। हौसले की मैंने बात की है तो हौसला नहीं छोड़ा, और वो जो हमारा क्लब था, कुछ अरसे बाद एक स्टेज ये आ गई कि वो कहते थे कि अगर एक साइड में अमीन इकबाल है तो दूसरी साइड में इसके मुकाबले का एक प्लेयर भी चाहिए ताकि मुकाबला बराबर हो। यानी ये बास्केटबॉल चूँकि मेरा खेल है, मुश्किल खेल है। क्रिकेट जब खेली इन्होंने तो उसमें भी फास्ट बॉलिंग में इन्होंने बड़ा कमाल बॉलिंग की। अमीन भाई, आपने आज जो हमने बात करनी है वो बड़ी सादा पैराए में करनी है, क्योंकि आप लफ्ज़ों से खेलना जानते हैं। आसान बात को मुश्किल कर सकते हैं, मुश्किल बात को आसान भी कर देते हैं। एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी का जब आप एहतिसाब खुद करते हैं तो क्या समझते हैं? कभी दिल में ये ख्याल आया कि यार ये मैंने जो वक्त ज़ाया कर दिया इसमें फील्ड में, अगर मैं कुछ और करता तो शायद बेहतर होता? पहली बात तो ये है आफ्ताब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अच्छे अल्फाज जो है वो कहे। दूसरी बात नहीं, ये एक सेंटेंस में और कहना चाहता था। जी, जी। वो लाजमी कहूँगा। जी, प्लीज़, ही इज़ नॉट अ किंग बट ही इज़ किंग मेकर। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इससे अच्छे अल्फाज क्या कह सकता है, मेरा दिल बड़ा किया। कभी आपने मुंह पे तारीफ़ नहीं की, आज जो है वो ऑडियंस आपकी वजह से, इन्होंने मेरे मुंह पे भी मेरी इतनी जी तारीफ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल हक और बजाने, मैं जान पाया हूँ कि इनके दिल में मेरे लिए जो है वो क्या इज़्ज़त और क्या मकाम है, लेकिन इनके अमल से हमेशा ज़ाहिर हुआ मेरे बड़े भाइयों की तरह है, और मैं अपना हर मशवरा इन्हीं से करता हूँ। मैं ना कभी आफ्ताब भाई कहा करता था, अपने शोबे के बारे में पूछा मुझसे कि अगर मैं मर गया जी तो मुझे सेट पे ले जाइएगा, मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। और आज जो है वो मुझे इस बात का शदीद ख्याल होता है कि हम ज़िंदगी जी लेते हैं लेकिन ज़िंदा नहीं रहते। मैं जिन मुश्किलों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं मरने के बाद जी पाऊँगा, तो जितनी भी कोशिश और ख्वाहिश है किसी इंसान की, आज रियलाइज़ होता है कि वो जो कुछ भी इंडल्ज करता है ज़िंदगी में, वो उस ज़िंदगी में जीने के लिए नहीं करता, वो मरने के बाद उसकी ज़िंदगी की एको कितने देर रहती है वो उसके लिए करता है। सही। मुआश का फ़िक्र और भूख का खौफ जो है वो इंसान को अच्छा और बुरा करने के लिए उकसाता है, और उसी में अखलाकियात का सारा दर्ज है, चाहे वो मज़हब से मिले चाहे वो मुआशरत से मिले। लेकिन मैं आज महसूस करता हूँ कि जो आज जॉय और खुशी है इस मंजिल तक पहुँचने के, जिसके आप विटनेस भी हैं, जी बिल्कुल जी, तो वो चाहे बहुत वो बच्चा नहीं चलता क्रॉलिंग करते हुए, वैसे चलकर हासिल की,
लेकिन ये खुशी ज़रूर है कि हम जिंदा हैं और ज़िंदगी जी है और ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। जितनी मोहब्बतें समेटता हूँ मैं अपने इस प्रोफेशन की वजह से, शायद किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। नहीं था आपके लिए? हाँ। यानी कभी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि देखिए अक्सर लोग जो अपना कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैंने उनसे जब गपशप होती है तो वो कहते हैं नहीं यार वक्त ज़ाया हो गया। आपके दिल में कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसकी वजह बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी में लो एंड हाई नहीं आते। हाँ जी। हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लो भी आता, हाई भी जी आता। बिल्कुल, ये नशीबो फराज जो है ये मतलब ज़िंदगी का हिस्सा है। और हाँ जी। मुझे ये एहसास होता है कि रब ये जो बेबसी की कैफियत लेकर आता है ना, तो वो अपनी याद दिलवाने के लिए लेकर आता है सही। कि हाँ यार मैं भी यहाँ। अच्छा जी। अदरवाइज तो इंसान भूला रहे जब वो बिल्कुल ही बेबस ना हो कभी ठीक है जी, ज़िंदगी में। बिल्कुल सही। तो ये उसका इख्तियार भी है। तो आफ्ताब भाई लो एंड हाई आए, लेकिन ये ना मेरी ज़िंदगी का फैसला बाई चॉइस था। शायद वो लोग ज़्यादा मुश्किल में होते हैं जो बाई चांस किसी शोबे में चले जाते हैं। सही। जब मैं ये बाय चॉइस फैसला ले रहा था तो उस वक्त पता नहीं था कि इस शोबे के अंदर इतना पैसा भी आ जाएगा। तो उस वक्त तो ये तय था कि भूखे मरना है, हाँ। तो भी चॉइस ही यानी थी। आपने आंखों देखे मौत को गले लगाया हुआ है। जी वो मसलन ये ताने सुने हुए हैं कि हाँ तुम्हारे जी। बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं होंगे, तुम किसी डिफेंस में नहीं रह सकोगे। ये ताने सुने हुए हैं कि तुम खेड़ियाँ पहन कर चलोगे, तुमने मंटो का हाल नहीं देखा कि वो किसी ऐसी थड़े पे पड़ा हुआ होता है, इस तरह बेहोश मिलोगे, 2 कपड़ों के अलावा तुम्हारे पास कुछ होगा। ये सब सुनने को मिला और ये हकीकत भी लगता था। हकीकत लगता था जी। हाँ जी। लेकिन एक उस वक्त भी एक दिमाग में खुन्नास था कि जब मैं मरूंगा तो कोई काश नहीं होगा। उस काश, ये जिंदगी जो है वो बाई चांस मिली है, लेकिन मैं इसे गुजारूं तो बाई चॉइस ना। अच्छा देखिए। हाँ, अब एक तकलीफ होती है जी आज के दिन भी। जी। जब मेरी बेटी के रिश्ते के लिए जो है वो कुछ लोगों ने आया। अप्रोच किया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं करना चूंकि इसका बाप शोबिज़ में है। तो थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ कि ऐसे इंसानों के घर में मेरी बेटी नहीं गई। चलिए अब फिल्मी दुनिया की बात करते हैं। एक यानी वतीरा ख़वातीन का ज़्यादातर जो मैंने महसूस किया कि जब एक ड्रामे की कास्टिंग होती है और ड्रामा स्टार्ट होता है तो डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा मकाम होता है। मैंने नाम नहीं लूँगा, दायरा वो जो अखलाकियात क्या है उससे मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, कर भी जाऊँ तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी नामवर अदाकारें चाहे बाज़ार से कुछ पकवा के लाई हैं, वो डायरेक्टर साहब की खिदमत में पेश करती हैं और ये कहती हैं कि अमीन इकबाल साहब मैंने अपने हाथ से पकाया आपके लिए करेले गोश्त। और कुछ अरसे बाद दूसरे सेट पे जब मेरी मुलाकात होती है तो कहीं जिक्र आता है तो वो कहती है ओहो हो वो तो बड़ा पैथेटिक आदमी है। यार ये इस तरह का मतलब ये क्यों ये लोग इस तरह करते हैं? ये उस वक़्त यानी ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं उसकी शान में कसीदे पढ़ कर। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये आप चूँकि सारा वक्त आप गुजारते हैं इनमें, ये किरदार जो है इसको किस तरह देखते हैं आप? इसको देखने के जो है वो 2 ही ऐनके हैं हमारे पास देखने की आफ्ताब भाई। एक ऐनक ये है कि वो इंसान जो ऐसा करता है वो चाहता क्या है, और दूसरी बात यह है कि जो उसने चॉइस ली है उसके अंदर टैलेंट कितना है, वो उसके लिए कोशिश कितनी करता है। अब एक आदमी किसी भी शोबे में कोई मकाम हासिल करना चाहता हो और उसमें टैलेंट कम हो और वो ये खुद को, जाहिर बात खुद को तो खबर दूसरे से बेहतर होती है, तो उसमें पोटेंशियल ना हो तो वो क्या करेगा? वो मुनाफकत करेगा। सही है ना जी। अपॉर्चुनिस्ट बनेगा, वो दूसरों के कंधे इस्तेमाल करेगा। ऐसा सिर्फ इस शोबे में नहीं होता। अगर मिन हैसल कौम हम अपने मुआशरत को देखें तो 20-25 साल में हमने अपने यहाँ जो इंसानी प्रोडक्ट है, जो इंसानी ब्रांड है हमारे मुआशरे का, उसको इतना सतही कर दिया है, जिसमें मेरा भी किरदार है, सब लोगों का हमारा मिला जुला किरदार है, कि ऐसे इंसान कम रह गए हैं जो मुकाबला करें, अपनी हार और अपनी कमजोरियों को फेस भी कर सकें। सही। हमने दिखावे का इतना ज्यादा वो ओढ़ लिया है और चालाकी को जहानत समझ लिया है। जब कभी मैंने पहली बार सुना था
कि इल्म और इंफॉर्मेशन में फ़र्क होता है, उस वक्त समझ नहीं आती थी, लगता था कि इंफॉर्मेशन से इल्म आता है। जब मैंने खुद देखा कि इल्म साइंटिस्ट के पास होता है जो कि वो इलाज दरियाफ्त करता है, और इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास होती है जो ये बताता है कि इस दवाई से ये इलाज होगा, तो ये साइंटिस्ट का जो है वो तो कुरान में भी तस्करा है कि साइंटिस्ट बना कैसे जाए। साइंटिस्ट का सफ़र औखा होता है, सही, चालाकी का सफ़र सौखा होता है। सही। तो हमने इस मुआशरे में छोटे गोल्स बना के, जिसमें पैसा, गाड़ी, चीज़ें, शोबिस की शायद चमक दमक कैसी होती है, तो हमने इसका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो मारने की कोशिश की है। सही। और ज़रूरतों को अपने सामने रखा है। ज़रूरतों की जंग में चाहे कोई बैंक ऑफिसर में खातून जाए या मर जाए, चाहे वो किसी और शोबे में जाए, वो यही करेगा और इसी तरह धोखा देगा और इसी तरह मुनाफकत करेगा। और यकीन रखिए कि किसी दूसरे को धोखा नहीं दिया जा सकता। चालाकी की उम्र छोटी होती है और जहानत की उम्र बड़ी होती है। अगर आपके इसका जवाब मैं आप ही के सवाल से ढूंढूं तो आफ्ताब भाई 20 साल में वो लोग कहाँ रह गए जो ये चालाकी करते थे। सही। और वही लोग जिंदा हैं आज भी इस इंडस्ट्री में या किसी और शोबे में भी, जिन्होंने चालाकी की बजाय अपनी जहानत पे यकीन किया। अच्छा, बड़े बड़े नाम जो है उनके, खवातीन की बात करता हूँ क्योंकि वो ज्यादातर शोबा जो है वो नहीं, उस पे आप व्यूज ज्यादा आते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं जी, इसको मैंने चांस दिया। ये पहले दिन जब आई तो फलां टीवी की दुनिया में जब आप जाती हैं ना जी, क्या जो डायरेक्टर होता है आर्टिस्ट बनाता है? देखिए, आर्टिस्ट तो कुदरत बनाती है। अच्छा। मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगता है, मुमताज़ मुफ्ती साहब का है, मैं उसको चुरा लेता हूँ हर बार, कि कुदरत एक आर्टिस्ट को, कुदरत एक इंसान को आर्टिस्ट बनाने में बड़े जतन करती है जी। हाँ, जैसे बाप की नज़र जो है वो अपने बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल देख लेती है। सही। कि ये किस जगह तक रीच कर सकते हैं और मैं इन्हें कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है जी। या एक एक्सपीरियंस आदमी के अंदर जो होता है, विजडम, वो देख लेता है। इसी तरह डायरेक्टर अपने विजन के अंदर उस आर्टिस्ट की कैपेसिटी और उसको स्ट्रेच करने की एबिलिटी देख लेता है। हाँ, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं रखता कि अगर मैं उनकी पोटेंशियल को हाईलाइट कर पाया हूँ तो मेरे थैंकफुल रहें। थैंकफुल होना ज़र्फ से आता है और हमारी सोसाइटी में ज़र्फ नहीं है आफ्ताब भाई के थैंकफुल हो। अगर थैंकफुल होती तो कायदे आज़म का एहसान ना भूलते ना। और ये मुल्क हम अपने हाथों से इतना तबाह ना करते। तो हम थैंकफुल सोसाइटी नहीं है जी, नहीं है। मैंने जो मतलब बेशुमार लोगों ने, आप नए लोगों के साथ आपने काम किया, यमुना जैदी का मैं नाम लाजमी तौर पे लूँगा कि सुपरस्टार हैं, और मुझे पहला सीन और पहला ड्रामा आपका याद है। आपको भी याद है जी? मुझे भी याद है अच्छे तरीके से, वो सीन भी मुझे याद है। वो सीन भी याद है। परसों चौथ उस जगह पे हमारी तस्वीर भी बनी थी। देखें, यमुना जैदी जो है वो, एक तो जिस दिन पहले दिन उसने शॉट दिया था तो मैंने उस दिन उसे कहा था कि तुम गॉड गिफ्टेड हो। क्योंकि जब वो आई तो वो नहीं लगती थी, बल्कि मुझे लगा था कि मैं बड़ी ही गूसी लड़की जी जी बिल्कुल ऐसे ही मैं उस दिन मैं भी उस रिकॉर्डिंग पे मौजूद था जी। बट शी इज लाइक अ माय डॉटर, माय फैमिली, और मैं हमेशा उसे प्रेज करता हूँ। और मैंने उसी ड्रामे के एंड पे ये कह दिया था, हालांकि वो मैट्रिक में थी, कि शी इज लाइक अ खालदा रियासत। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट आई बिलीव दैट कि ये कहीं ना कहीं पहुंचेगी। तो मैं हमेशा उसके लिए दुआगो रहता हूँ और अल्लाह मियाँ उसे और फ्लरिश करें। और मुझे लगता है कि ऐसे टैलेंट जो होते हैं, यमुना के अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री में टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड हों, उनको प्रिजर्व करना हमारा जो है वो एक ड्यूटी बन जाती है रब की तरफ से, और उसको अप्रिशिएट करना। चूँकि देखिए कि जब से सोशल मीडिया आया ना, ट्रोलिंग और किसी का लिबास चौक में उतारना आसान हो गया, लेकिन जो उस पोटेंशियल की यूटिलाइजेशन और उसको प्रिजर्व करना है, सोसाइटी जैसे हर मुआशरा अपने कीमती लोगों को प्रिजर्व करती है, वो हमारे हाथ से छूट गया। और हमारी जैसी कमज़ोर सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा हो जाता है। मैं ज़्यादातर अपने आप को तनकीद से बाहर इसलिए रखता हूँ कि इट्स अ प्रोसेस। ठीक है। ये आज अगर हम इतना ज़्यादा रोए धोएंगे, ये हो गया हमारे साथ, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये मुस्तकिल रहना ही नहीं है। ठीक। जैसे रात नहीं रहती, सब कहते हैं रोशनी आती है, तो ये यकीन भी है कि वो दौर नहीं रहे, ये दौर भी नहीं रहना। तो इसको कोसना क्या, इसमें से तो गुजरना है, गुजर जाते हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं होती है। मैंने जो मतलब रिकॉर्डिंग्स पे आपके लिए जो रिमार्क्स लोगों से सुने, बड़े ज़बरदस्त काम के हवाले से, लेकिन एक शिकायत अक्सर मैंने सुनी है
आज मैं पहली दफ़ा आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। या अल्लाह खैर, हाँ, इज्जत रख ली अल्लाह। कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर हैं। ये आपकी स्पोर्ट्स जो जंगजुआना तबीयत उसकी वजह से है, या आप जब काम आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है? मेरी मर्जी के मुताबिक काम ना हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी और अपने टैलेंट को ही नहीं समझते और अपने पोटेंशियल पे नहीं आते, उस पे मुझे चिढ़ होती है। उसकी क्या वजह है कि मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते। एक आदमी को सामने मौत का कुआं नज़र आ रहा है और मैं उसे रोकना चाह रहा हूँ कि इसमें मत गिरो, और वो गिरने जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा? गुस्सा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक वक्त तक था। अब तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मिस्टर कूल हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मैं एक वक्त तक था जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि मुझे किसी का भी अपनी औलाद समेत खुदा नहीं बनना। हाँ। पहले मुझे लगता था कि ये जो कंट्रोल और विजन मुझे मिला है ये रब की तरफ से है, और मैं इसे जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन एक्सपीरियंस आदमी से ज़्यादा सॉलिड है। लेकिन अगर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कम क्रॉस नहीं हो रहा है, पहुँच नहीं रहा दूसरे शख्स तक, तो या तो मुझ में कोई गलती है कि मेरा अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, दूसरा उसका वक्त नहीं आया अभी कि वो इस बात को समझे। वो जब समझेगा तो तब रब उस पर करम करेगा। तो मेरा झुंझलाना किसी काम का नहीं है, तो उस वक्त से आई एम मिस्टर कूल। चलें, अब क्योंकि बहुत अरसा हो गया, क्योंकि आप इतना भी नहीं, अभी आपने काम किया है, इतना भी मायूसी न करें। वो इंशाल्लाह इसके बाद ड्रामा आएगा चैनल पे, लोग देखेंगे। अच्छा, एक और बात जो है नए लोगों के लिए मैं बड़ी जरूरी समझता हूँ। हमारा जो पंजाब है, लाहौर ज़बू हाली का शिकार है, ड्रामा बहुत कम बन रहा है। मेरे जहन में या मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, टेक्निकली आप बेहतर समझते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोगों की आहें लेते हैं ये लोग प्रोड्यूसर्स और जो पैसे देने वाले हैं, ऐसा है? आपका भी एक्सपीरियंस है कि आपके साथ भी कभी मतलब पैसे आपसे मुआवजा तय हुआ हो, आपको ना मिला हो, तो उस वक्त जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, एक ऐसा आदमी जिसका सर्वाइवल ही नहीं है तो वो बद्दुआ देता है। क्या समझते हैं ये ज़बू वाली की वजूहात में से एक है या इसके अलावा भी है? देखिए, मैं इसका रीज़न नहीं समझता आफ्ताब भाई, लेकिन मसला ये है, सिर्फ पहले तो इस सवाल में दो हिस्से हैं, मैं दोनों हिस्सों को एड्रेस करता हूँ। एक तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। मेरी चूँकि ताल्लुक़ लाहौर से है और लाहौर का जो टैलेंट है वो मुझे बहुत बेहतर लगता है। मैं सिर्फ लाहौर के होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं अगर दुनिया में नज़र दौड़ाऊँ तो जिन इलाक़ों का अपनी मिट्टी से बहुत रिश्ता होता है, वहाँ से कहानियाँ जन्म लेती हैं, वहाँ से आर्टिस्ट जन्म लेते हैं, वहाँ से फेस्टिवल जन्म लेते हैं। बदकिस्मती से चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तो वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से शिफ्ट हो गई कि जहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो मौजूद नहीं था, उसे इम्पोर्ट करना पड़ा। और वो इलाके जहाँ पे आर्टिस्ट नेचुरली ग्रो करता है, जैसे गंदम जो है वो एक ख़ास जगह पर ग्रो करती है, चूँकि वो कहानी, इमोशन, चीज़ों, मिट्टी में बारिश की उम्मीद करनी, दुआ करनी, वो इन एक्सपीरियंसेस से गुजरा होता है, तो उसके पास कहानियाँ होती हैं, कहानी सुनाने का रवाज होता है, जागना होता है। और जब आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक जंग होती है जीने की, क्योंकि महंगा शहर होता है, स्पेसेस कम होती है, छोटी जगह पे जीना कैसे है, तो उसकी लड़ाई में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, कॉस्मेटिक्स ज़्यादा होते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है। कहानी और इंसान की स्किन के अंदर क्या बीतता है और कैसे अपने आप को डेवलप करता है वो कम होता है। सही। वो जो है वो हमारे सिर्फ लाहौर में नहीं, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद का टैलेंट जो है वो उससे बहुत दूर हो गया। सही। चूँकि कराची तक महदूद हो गया तो वहाँ अप्रोच करना, लोगों तक पहुँचना उनके लिए बहुत, और सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और कई बार मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ। जब किसी की मैं मदद नहीं कर पाता तो उससे जब वो बात करते हैं या गिला करते हैं जो जायज़ होता है, तो उससे मुझे बहुत डिप्रेशन होती है। सही। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इम्बैलेंस और साथ में ज़्यादती जी, ये हमारे शोबे के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में है। अंडर पे करते हैं। दूसरा ये है कि जो सेठ है ऊपर जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो लोगों के पैसों से अपने आप को फ्लरिश करता है, पूरी फीस नहीं दी जाती।
मसलन पाकिस्तान ही शायद वाहिद मुल्क रह गया हो, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल राइट एक्सरसाइज नहीं हो रहा, जिसमें शायर के पैसे वो, आप जाहिर बात है कि अब यूट्यूब आ गया, दूसरी जगह है, सॉन्ग के पैसे वो नहीं मिल रहे, सही, और ये बिल पास नहीं हो रहे, सही, एक्टर्स को नहीं पैसे उतने मिल रहे। बेशक इस वक्त जो बहुत अच्छे फ्लरिश्ड एक्टर हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं ना, हाँ, लेकिन वो बहुत कम तादाद में है, फिर नीचे के लोगों पर उसका असर होता है और वो अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में। और हमारे यहाँ हुआ ये कि जब हमने इंडस्ट्री को फलते फूलते देखा तो हमने अपने लाइफस्टाइल बड़े कर लिए, सही, उसका भी असर ये पड़ा कि जब इंडस्ट्री में थोड़ी देर के लिए कोई डिप आता है तो सबके सब जो है वो ज़बू हाल हो जाते हैं जी। उसकी वजह से सेठ ज्यादती करता है और वो ज्यादती नीचे तक जाती है। सही, देखिए कि जब हमें कहा गया कि जब वादा करो तो उसको लिख लिया करो, मुझे बताइए कि हमारे यहाँ अदालती सिस्टम है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके जा सकते हैं किसी अदालत में? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ले भी जाए तो उसको मतलब उसका कोई हल नहीं है ना। जी, जो हमारे सामने है कि हमारी अदलिया का रेट कहाँ है और इस वक्त जो है वो अदालतों की सूरत हाल क्या है, हम सब देख रहे हैं ना। अब सोशल मीडिया की वजह से सब हम नंगे हो गए एक चौराहे पे, हमारा सिस्टम नंगा हो गया, हमारी मुआशरत नंगी हो गई, हम खुद बैसीद इंसान, हमें पता लग गया कि हम किस पानी में हैं। सही, हम वैसे ही जो एक बबल में रह रहे थे कि हम एक जिंदा कौम है, पता चला कि नहीं भाई आप तो सबसे ज्यादा मुर्दा कौम है। लिखने का शौक आपका पहला था? शौक नहीं जी, प्रोफेशन भी नहीं जी। मैं हूँ लिखारी। अब मैंने आपका लिखा हुआ काम शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा। नहीं, मैं आफ्ताब भाई आपको पता है एक नॉवल लिख रहा हूँ, इसके बाद का भी आपको पता है जी। वो नॉवल जो है वो जल्दी आएगा। लिखना मैंने नहीं छोड़ा, मैं अपनी कुछ ना कुछ जो है वो हकायतें सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ, सही, कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। ड्रामा जो है मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि डायरेक्शन में इतना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, आपको डायरेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल जॉब है और आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कम टाइम के अंदर आप एक ड्रामा बना कर दें और प्रोडक्शन जो है वो उतनी एक्सपेंसिव ना हो, तो वो आपका बहुत टाइम खाती है। सही। और वो डेट्स भी आर्टिस्टों की, चूंकि हमारे पास आर्टिस्ट कम है, ड्रामा ज़्यादा बनते हैं, सही। तो वो डेट्स इस तरह से हो जाती हैं कि आपके गैप्स बढ़ जाते हैं। तो अगर एक डायरेक्टर है तो उसे 6 महीने लग जाते हैं एक ड्रामा बनाने में, और एक्टर शायद उस 6 महीने में 4 सीरियल्स कर लेता है। सही। तो वो जो है वो बहुत टाइम खाता है, उस टाइम में जो है वो आपको वक्त नहीं मिलता कि आप कुछ लिखें। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मैं लिखूं, दोबारा लिखें। आखिर में एक वो रवायती सवाल होता है जी। आखिर आ गया जी, आखिर आ गया जी, क्योंकि कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आती है, कहीं कोई गलती आप समझते हैं जो यहाँ पे हो रही है जिसको दूर किया जाना, हुकूमती सतह पे, प्राइवेट सतह पे कहीं कोई मिस्टेक तो होगी ना जी। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। एक तो ये है कि कंटेंट को थोड़ा सा आज़ाद करने की रियासत को ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हमारी अगली जनरेशन है, चाहे उसे जनरेशन जी का नाम दें, जनरेशन वी का नाम दें, वो उसके पास कंटेंट जो है वो बहुत ही फ़र्क और अपने सरहदों से आज़ाद है। मैं बड़े ही लफ्ज़ चुनकर इस लफ्ज़ को कह रहा हूँ, इस आज़ादी को जो है वो इस वक्त रोकना नामुमकिन है, और अगर ज़्यादा देर रोके रखा तो फिर बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारा और हमारे ऊपर जवाल जो है वो आएगा। एक तो ये मौके देना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट आज़ाद करने के साथ साथ जो अभी हमारी रियासत की सतह पे डिजिटल मीडिया के ऊपर एक सरपरस्ती नहीं हो रही और उससे खौफ खाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा एज स्टेट। ये मुझे लगता है कि ये इसे वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए, और जो कोई फैसला करने वाला है उसे देखना चाहिए कि जब इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क इसी डिजिटल मीडिया से हमारे बजट जितनी अर्निंग कर रहा है तो हम पीछे क्यों रहें? हम भी 8वां दुनिया में आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो हमारे पास भी व्यूज़ हैं। हमारे भी तकरीबन 12 करोड़ लोग जो हैं, 12 से 15 करोड़ लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं, और 8 से 9-10 करोड़ जो है ना वो आप टिकटॉक और बहुत सारी और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए डिजिटल साइट पे देखने के लिए। हमारे सिनेमा के जो चैलेंजेस हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, और किसी भी आदमी को मदद के लिए पैसे नहीं देना चाहिए, बल्कि इस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए। जो हमारा इंटेलेक्चुअल राइट्स बिल है उसको फ़ौरन पास करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जितने भी नेक्स्ट चैनल्स आ रहे हैं, जितने भी चैनल्स अब बन रहे हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट या न्यूज़ हो, एक जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ
सेठ पैसे वालों को और अपने अंडर जो रहें बाजू के नीचे उन लोगों को वो लाइसेंसेस नहीं देने चाहिए। वाह। उसके पीछे विजन भी देखना चाहिए उस इंसान का कि जो ये चैनल ले रहा है वो सिर्फ अपनी ताकत हासिल करने के लिए ले रहा है या वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दे रहा है। चूँकि आज नैरेटिव हर बच्चा सीख गया है। नैरेटिव और इंसानी किरदार की बिल्डिंग एंटरटेनमेंट एंड और ये जो मीडिया है इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती। अगर दुनिया इसको इतना अच्छा इस्तेमाल कर रही है तो हमारे पास मौजूद टैलेंट है, उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे? ये सही। हमें कहीं ना कहीं बैठ के अपने आप से भी सवाल करना है और हमें इसका जवाब खुद से तलाश करने की ज़रूरत है। ले जी, नए जो लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं मेरे पीछे ना पड़े। नहीं, उनके लिए ये देखें, ये एक बड़ा तनावर दरख्त है। अगर आप इसके साए में आएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप में पोटेंशियल हुआ तो आपको ये जो गर्मी सर्दी जो है ना, धूप, ये नहीं लगने देगा। थैंक यू वेरी मच।